नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मानहानि केस में शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत को जेल हुआ है। मानहानि केस में संजय राउत को जेल हुआ है। बता दें आपको कि संजय राउत को 15 दिन की जेल हुई है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी ने दर्ज कराई थी एफआईआर और संजय राउत को 15 दिनों की जेल और 25,000 जुर्माना उनको दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां मुंबई से बड़ी खबर सामने आ रही है। मानहानि केस में शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत को जेल हुआ है। मानहानि केस का ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां संजय राउत को 15 दिन की जेल हुई है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिस पर यह फैसला आया है। संजय राउत को 15 दिनों की जेल हुई है और 25,000 उन पर जुर्माना लगाया गया है। आमतौर पर बुखार में खाई जाने वाली पैरासिटामोल टैबलेट गुणवत्ता परीक्षण में फेल हो गई। खबर यह है कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी कि CDSCO ने 53 दवाओं को क्वालिटी टेस्ट में फेल कर दिया है। इसमें बीपी, डायबिटीज और विटामिन की कुछ दवाएं शामिल हैं। आपको बता दें कि CDSCO ने जो दावा किया है उसमें फेल हुई दवाओं की आपको बारे में बता देते हैं, जहां उनमें दर्द दूर करने वाली दवा डिफ्लोनेक, बुखार उतारने वाली दवा पैरासिटामोल और कुछ विटामिन की दवाएं शामिल हैं। ये दवाएं देश की कई बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी जो कि फार्मा कंपनी बनाती हैं, वो क्वालिटी टेस्ट में ये मेडिसिन फेल हो गई है और उनको सेहत के लिए खतरनाक भी बताया गया है। इसके अलावा एल्केम हेल्थ साइंस के एंटीबायोटिक्स कैलवाम 625 दवा परसेप्शन में फेल हो गई। हालांकि दवा कंपनियों ने चिन्हित बेंच के नकली होने का दावा भी किया है। रेल हादसे रोकने के लिए रेलवे सभी ट्रेनों में कवच सिस्टम लगाएगा। रेल सफर को सुरक्षित करने के लिए सवाई माधोपुर से केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कवच 4.0 का सफल ट्रायल किया। रेल हादसों पर रोकथाम के लिए रेलवे लगातार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाता जा रहा है, जिससे मुश्किल हालात में भी कोई अनहोनी टाली जा सके। अब रेलवे ने राजस्थान के सवाई माधोपुर कोटा सेक्शन के बीच कवच 4.0 का सफल परीक्षण किया। दावा है कि कवच 4.0 रेल हादसों पर लगाम लगाएगा। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस दौरान मौजूद रहे, जो कवच प्रणाली से लैस ट्रेन में सवार होकर सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से इंदरगढ़ सुमेरगंज मंडी स्टेशन तक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोको पायलट और वहां पर मौजूद अधिकारियों से जानकारी ली। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ रही थी। ऑटोमेटिक ब्रेकिंग की है। आगे ये अभी वापस ब्रेकिंग चालू की है। डेवलपमेंट 2016 में चालू हुआ और 2019 तक काफी डेवलपमेंट हुआ, सर्टिफिकेशन हुआ। उसके बाद में भी उसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स किए गए, नए नए वर्जन लाए गए और वर्जन 4.0 16 जुलाई 2024 को अप्रूव हुआ, RDSO ने अप्रूव किया। वर्जन 4 का पहला इंस्टॉलेशन सवाई माधोपुर से कोटा के बीच में इंस्टॉलेशन हुआ है। कंप्लीट कमिश्निंग हो चुकी है, इसकी लग चुका है, टेस्टिंग हो चुकी है। आज इसका इंस्पेक्शन था। कवच सिस्टम एक स्वदेशी ट्रेन सुरक्षा प्रोग्राम है जो खराब मौसम और खतरे का सिग्नल देता है। अगर एक ही पटरी पर 2 ट्रेनें हों तो ये हादसे को रोक लेगा। खतरा होने पर ट्रेन को रोक देगा। कवच कई किलोमीटर पहले ही ड्राइवर को सिग्नल दे देता है। अगर 6 किलोमीटर दूर रेड लाइट आने वाली है तो ड्राइवर को पहले ही रेड लाइट दिखाई दे जाएगी और इसी हिसाब से अपनी स्पीड को कम कर सकता है। अगर ड्राइवर स्पीड कम नहीं करता है तो कवच खुद ब्रेक लगा सकता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कवच सिस्टम से रेल सफर सुरक्षित होगा और हादसों में कमी भी आएगी। आप कवच की स्क्रीन देखो
तो इसमें इस स्क्रीन में कई किलोमीटर दूर का जो सिग्नल है वो सिग्नल पहले ही ड्राइवर को यहीं पे दिखाई दे जाता है। कितनी स्पीड पे चला सकता है गाड़ी ड्राइवर वो इसमें क्लियर आ जाता है। अगर ड्राइवर उससे ज्यादा स्पीड करे तो कवच ऑटोमेटिकली स्पीड को कम कर देता है, ब्रेक लगा देता है। रेड लाइट अप्रोच हो रही है और उसमें ब्रेक लगाना है, बाय चांस ड्राइवर ब्रेक न लगा पाए तो कवच ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देता है। एक तरीके से ड्राइवर की लाइफ में बहुत बड़ा एक इसमें सुधार आया है और रेलवे की सेफ्टी में बहुत बड़ा इससे सुधार आया है। सपने में भी नहीं सोच सकते कि हमारे नौकरी के कार्यकाल के दौरान इस टाइप की टेक्नोलॉजी भी हम यूज कर पाएंगे, मगर आज हमें गर्व है कि कम से कम हमारे रहते रहते हम अपने हाथों से ही ऐसी टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करेंगे, तो उनको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हमारे लिए तो बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि कहाँ कितनी स्पीड रखनी है वो सब हमें एक ही मॉनिटर के अंदर ही समाहित होकर के मिल रहा है। और सिग्नल की एडवांस लोकेशन कई 8-7 किलोमीटर दूर तक के सिग्नल के हमें एडवांस मालूम पड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि जब दूर तक दिखाई देता है तो ड्राइवर का कॉन्फिडेंस बढ़ ही जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले कुछ सालों में करीब 10,000 कवच लगाने का काम पूरा होगा। फिलहाल 3,000 किलोमीटर ट्रैक को कवच से लैस किया जा रहा है और जल्द ही 9,000 किलोमीटर ट्रैक पर अतिरिक्त कवच का काम होगा। रिपोर्ट टीवी की। भारत के खिलाफ चीन की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। ईडी ने एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए थे। ईडी की जांच से यह पता चला कि ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए भारत से 400 करोड़ रुपए चीन पहुंच चुके हैं और इस गेमिंग ऐप के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। और इसी सिलसिले में ईडी ने 3 चीनी नागरिकों को 25 करोड़ रुपए के क्रिप्टो अकाउंट फ्रीज किए हैं। और लेबनान में बचा भयंकर खून खराबा अब एक ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां हिजबुल्लाह की तरफ से ईरान जंग में कूद सकता है। इजरायली सेना ने भी ऐलान कर दिया है कि वो अब लेबनान में बहुत बड़े पैमाने पर जमीनी हमले करने जा रहा है, यानी कि अगले 48 घंटे हिजबुल्लाह पर बहुत भारी पड़ने वाला है। मुसाद हेडक्वार्टर पर हमला, कादर 1 मिसाइल से हिजबुल्लाह का कहर। इस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योव गैलेंट, इजरायली डिफेंस फोर्स चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल हर्जी हालेवी हिजबुल्लाह के उस भयंकर पलटवार से हैरान है जो इजराइल की राजधानी तेल अवीव से कुछ ही किलोमीटर दूर है। आप यकीन करें या फिर ना करें, लेकिन हिजबुल्लाह ने इजराइल में घुसकर इजराइल की सबसे खूंखार, ताकतवर और शातिर खुफिया एजेंसी मुसाद के हेडक्वार्टर पर बहुत बड़ा मिसाइल हमला किया है। हम आपको हिजबुल्लाह के हमले से जुड़ी इस खबर की पूरी डिटेल आगे बताएंगे, लेकिन पहले आप ये जानिए कि हिजबुल्लाह ने मुसाद के हेडक्वार्टर पर कहां हमला किया है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने तेल अवीव के एक उपनगरीय इलाके में मुसाद हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने अपनी कादर 1 बैलिस्टिक मिसाइल से मुसाद हेडक्वार्टर पर हमला किया है। गजा युद्ध से लेकर अब तक ये पहली बार है कि इजराइल में मौजूद मुसाद हेडक्वार्टर को निशाना बनाने की कोशिश की गई हो। हिजबुल्लाह अभी ये नहीं बता पाया कि क्या उसकी कादर 1 बैलिस्टिक मिसाइल से मुसाद हेडक्वार्टर को नुकसान हुआ है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना ने डंके की चोट पर दावा किया है कि मुसाद हेडक्वार्टर को हिजबुल्लाह की कादर 1 बैलिस्टिक मिसाइल से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इजराइल ने अपने डेविड स्लिंग नाम के एयर डिफेंस सिस्टम से कादर 1 बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही उड़ा दिया। आईडीएफ का कहना है कि जिस जगह से मिसाइल दागी गई है, हिजबुल्लाह के उस मिसाइल लॉन्चर को एयर स्ट्राइक से तबाह कर दिया गया है। ये पहली बार है जब हिजबुल्लाह ने तेल अवीव में हमला किया है। אנחנו נמשיך להכות בחיזבאללה. ואני אומר לעם בלבנון, המלחמה שלנו לא איתכם, המלחמה שלנו עם חיזבאללה. נסראללה מוביל אתכם לסף התהום. אמרתי לכם אתמול להתפנות מהבתים שבהם הוא שם לכם טיל בסלון ורקטה בגראז'. מי שיש לו טיל בסלון ורקטה בגראז' לא יהיה לו בית.
אבל אני אומר לכם דבר נוסף, הוא גורם לכך שהמדינה שלכם נמצאת בסכנה. תשתחררו מהלפיתה של חיזבאללה. बेरूत में खूनी गदर मार दिया हज अबू मूसा। पिछले 4 से 5 दिनों में इजरायली सेना हमास की तरह हिजबुल्लाह पर हमले कर रही है। इधर खबरें आ रही हैं कि हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह खुफिया ठिकाने पर पहुंच चुका है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इजराइल को खुफिया जानकारी मिल चुकी है कि हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह कहां छिपा हुआ है और अब इजरायली सेना ने लेबनान में हर उस ठिकाने पर हमले शुरू कर दिए हैं जहां हिजबुल्लाह के घातक हथियार मौजूद हैं। इसके साथ ही इजरायली सेना हिजबुल्लाह के उन कमांडर्स की टारगेट किलिंग कर रही है जो इजराइल पर डायरेक्ट रॉकेट और मिसाइल हमलों में शामिल हैं। इजरायली सेना ने एक बहुत बड़ा दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर इब्राहिम मोहम्मद कबीसी को जबरदस्त हमले में मार गिराया है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह के कमांडर इब्राहिम मोहम्मद कबीसी हज अबू मूसा को एयर स्ट्राइक में मार दिया है। इजरायली सेना का दावा है कि उसके हमले में कमांडर इब्राहिम मोहम्मद कबीसी समेत हिजबुल्लाह के 6 लड़ाके मारे गए हैं। दावा किया गया है कि इजराइल की एयर स्ट्राइक बेरूत के गुबैरी इलाके में हुआ है। दावे के मुताबिक इब्राहिम मोहम्मद कबीसी हिजबुल्लाह कमांडर इब्राहिम आकिल की जगह लेने वाला था जो लगभग 4 दिन पहले ही मारा गया था। इब्राहिम कबीसी हिजबुल्लाह की मिसाइल यूनिट का इंचार्ज था। מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו באופן מדויק קומה במבנה בה הוא היה עם מפקדים נוספים ממערך הטילים של חיזבאללה. לפחות 2 מהם חוסלו ואנחנו עדיין עומדים את תוצאות התקיפה. קביסי היה מוקד ידע מרכזי להפעלת טילים, לרבות טילים מדויקים. הוא היה אחראי לשורה של פיגועים לשטח מדינת ישראל. ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज ऑल आउट हिजबुल्लाह। लगभग 300 घंटे से इजरायली सेना पूरे लेबनान में टारगेट किलिंग कर रही है। इजरायली डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल हर्जी हालेवी का साफ कहना है कि इजरायली सेना के हमले लेबनान में तब तक होते रहेंगे जब तक कि हिजबुल्लाह का सफाया नहीं हो जाता। अगर 300 घंटे से चल रहे इजरायली हमलों पर नजर डालें तो लेबनान का हाल भी गजा जैसे होने लगा है। जनाजों का तांता लगना शुरू हो गया है। इधर हिजबुल्लाह इजराइल पर बड़े हमले करने के लिए पूरा जोर लगा रहा है, लेकिन इजराइल का ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज हिजबुल्लाह पर भारी पड़ रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल हर्जी हालेवी ने लेबनान पर चल रहे ताबड़तोड़ हमलों का नाम ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज बताया है। अब तक इजरायली हमले में लेबनान में करीब 600 लोग मारे गए हैं जबकि 1600 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। इजरायली सेना का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के कम से कम 1700 ठिकाने तबाह कर दिए हैं। इजरायली हमले का डर इतना ज्यादा है कि लेबनान के कई शहरों के लोग शहर छोड़कर भाग रहे हैं। सीमाओं पर लाइन लगी है। इजरायली फाइटर जेट्स ने हिजबुल्लाह के लॉन्चर्स, कमांड पोस्ट, घरों जिनमें लड़ाके छिपे हैं, हथियार डिपो को टारगेट बनाया है। खासतौर से दक्षिणी लेबनान और बेका वैली में बड़े धमाके हुए हैं। بحول قوه الهی پیروزی نهایی در این نبرد متعلق به جبهه مقاومت و جبهه حزب الله خواهد بود. 57 सेकंड का ये वीडियो देखिए। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट इजराइल के टॉप कमांडर्स के साथ मौजूद हैं। योव गैलेंट हेलीकॉप्टर से मुआयना करने हिजबुल्लाह को सीधा संदेश दे रहे हैं कि हिजबुल्लाह के रॉकेट और मिसाइलें इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने फिर दोहराया है कि हिजबुल्लाह को बेहद घातक और गंभीर नतीजे झेलने पड़ेंगे। इजराइल अभी बहुत बड़े और घातक हमले करने जा रहा है। חיזבאללה של היום זה לא חיזבאללה של לפני שבוע. רצף המכות שהוקע בפיקוד והשליטה, בפעילים, באמצעי הלחימה, כל הדברים האלה הם מכות קשות ביותר. अब आप ये भी देख लीजिए कि इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के कौन कौन से बड़े कमांडर अब तक मारे जा चुके हैं। इजरायली हमले में अब तक हिजबुल्लाह के कई बड़े कमांडर मारे जाने का दावा किया जा रहा है। इजरायली सेना के दावों के मुताबिक हिजबुल्लाह के अब तक 16 सीनियर कमांडर मारे जा चुके हैं। इनमें ज्यादातर बेरूत में मारे गए हैं। हिजबुल्लाह के इन कमांडरों में इब्राहिम आकिल, फुहद शुक्र, विस्म अल तावील, अबू हसन समीर, तालिब समी अब्दुल्ला, मोहम्मद नासिर और इब्राहिम कबीसी मारे जा चुके हैं। इसकी पुष्टि हिजबुल्लाह की तरफ से भी हो चुकी है। کسانی از عناصر مؤثر و ارزنده حزب الله رو
به شهادت رسوندن، بلا شک خسارت بود برای حزب الله، اما این خسارتی نبود که حزب الله را از پا بیاندازه. استحکام سازمانی و انسانی حزب الله بسیار بیشتر از این حرفاست. कुल मिलाकर इजराइल के ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज हिजबुल्लाह का काल बन चुका है। अगर हिजबुल्लाह ने अगले कुछ दिनों या घंटों में इजराइल पर जबरदस्त पलटवार नहीं किया तो यकीन मानिए हिजबुल्लाह का हाल भी हमास जैसा होने जा रहा है। वहीं हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जारी तनाव के बीच भारत ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने को सलाह दी है। आपको बता दें कि सरकार ने नागरिकों से ये कहा कि वो दूतावास के संपर्क में रहें। दुनिया के कई देश ने लेबनान को लेकर एडवाइजरी जारी की है। और 19 दिन की ये मिस्ट्री है कि 29 साल की वो महिला जिसने किसी से भी बात नहीं की और उसके ही घर में 59 टुकड़ों में उसकी लाश मिली। लाश के टुकड़े फ्रिज में थे। कमरे में भी कत्ल का सुराग था। सीसीटीवी में कैद है 59 टुकड़ों वाला वो कातिल। सीसीटीवी में कैद 59 टुकड़ों वाला कातिल। रहस्यमयी गुमशुदगी 59 टुकड़ों में मिली वो। ट्रॉली बैग से लाश को लगाना था ठिकाने। 19 दिन की मिस्ट्री, फ्रिज में लाश के टुकड़े। बेंगलुरु का दिल दहला देने वाला हत्याकांड। कब कातिल का मिलेगा सुराग? 29 साल की महालक्ष्मी की रहस्यमयी गुमशुदगी कहें या फिर एक ऐसी मिस्ट्री जिसके बारे में उसके घर वालों को पता तक नहीं था। सूत्रों की माने तो आखिरी बार महालक्ष्मी की बात अपने परिवार से 2 सितंबर को हुई। उसके बाद महालक्ष्मी का मोबाइल बंद था। फिर 21 सितंबर को ऐसा खौफनाक राज बाहर आया जिसने सबको दहला दिया। 19 दिन तक महालक्ष्मी का पता नहीं चला, लेकिन 19 दिन बाद उसी के कमरे ने ये राज खोला। इलाका है बेंगलुरु का व्याली कवल इलाका। 3 मंजिला मकान जिसके फर्स्ट फ्लोर पर महालक्ष्मी रहती थी। जब कमरा खुला तो कमरे में लाश के टुकड़े मिले। फ्रिज में लाश के टुकड़े थे। पुलिस वाले भी दंग रह गए। ये लाश के टुकड़े थे महालक्ष्मी के। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि महालक्ष्मी के 59 टुकड़े कातिल ने किए थे। सूत्रों की माने तो उस कातिल के गिरेबान तक पुलिस के हाथ पहुंच गए हैं। सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं, जिससे पुलिस की टीम उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में हत्यारे की तलाश कर रही है। सूत्रों की माने तो हत्यारे ने अपने भाई को ये बताया था कि उसने महालक्ष्मी का कत्ल किया है। ये हैवानियत श्रद्धा मर्डर केस की याद दिला देती है। श्रद्धा की लाश के टुकड़े फ्रिज में मिले थे। अब बेंगलुरु की महालक्ष्मी की 59 टुकड़ों वाली लाश। कमरे से एक ट्रॉली बैग भी मिला है। क्या बैग से लाश को ठिकाने लगाने वाला था हत्यारा? लेकिन इलाका भीड़ भाड़ वाला था, लिहाजा उसे लाश के टुकड़े ठिकाने लगाने में दिक्कत हो सकती थी। क्राइम सीन पर खून के दाग मिटाने के भी सबूत मिले हैं। महालक्ष्मी शादीशुदा थी, जो अपने पति से पिछले 9 महीने से अलग रह रही थी। महालक्ष्मी के पति ने महालक्ष्मी के एक दोस्त पर शक जाहिर किया है। इल्जाम भी लगाया है कि महालक्ष्मी की उससे नजदीकियां थी। इधर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस को सुराग मिला है। पुलिस की टीम कातिल के बेहद नजदीक है। आखिर इंतकाम की ये दिल दहला देने वाली कहानी किसने लिखी और क्यों? कौन है महालक्ष्मी का हत्यारा? कौन है 59 टुकड़ों वाला कातिल? पुलिस का दावा है कि खुलासा बहुत जल्द होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अगर आप भी किराए के मकान में रह रहे हैं या किसी पीजी में, तो भूल कर भी कमरे की चाबी किसी और को नहीं दीजिए। कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए, क्योंकि आपको एक ऐसी ही कहानी और ऐसी ही खबर बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि एक ऐसा साइको जिसने एक लड़की के कमरे में बल्ब के होल्डर में स्पाई कैमरा लगा दिया,
जो बेडरूम से लेकर के बाथरूम तक गंदी नजर उस पर रखता था। ये रिपोर्ट चौंकाने वाला रिपोर्ट देखिए आप। मकान मालिक के बेटे का डर्टी माइंड। किराएदार लड़की पर स्पाई कैम से गंदी नजर। बल्ब के होल्डर में लगाया खुफिया कैमरा। बाथरूम से बेडरूम तक कैमरे से गंदी नजर। दिल्ली के शकरपुर इलाके में किराए पर मकान लेकर रह रही एक लड़की के साथ मकान मालिक का बेटा करीब 3 महीने से बेहद घिनौने वारदात को अंजाम दे रहा था। लड़की के बेडरूम से बाथरूम तक स्पाई कैमरे फिट कर दिए और उस पर गंदी नजर रखने लगा। लड़की का प्राइवेट वीडियो बनाने लगा और उसे शक भी नहीं होने दिया। लेकिन जब खुलासा हुआ तो बेहद ही चौंकाने वाला। वो शकरपुर में एक मकान में किराए पे रहती है और उनको अपने कमरे में एक स्पाई कैमरा मिला था। इमीडिएटली पुलिस जब मौके पर पहुंची और फैक्ट्स हमने वेरीफाई किए तो आईओ और उनके जो साथी थे उनको पता चला कि उस लेडी के कमरे में 2 जगह पे स्पाई कैमराज इंस्टॉल थे, एक बाथरूम में और एक बेडरूम में। दरअसल लड़की यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। गांव से आकर अकेले पूर्वी दिल्ली में एक फ्लैट लेकर पढ़ाई कर रही थी। मकान मालिक का बेटा यानी आरोपी करण उसी मकान में दूसरे फ्लोर पर रहता था। जब कभी वो कहीं बाहर जाती या अपने गांव जाती तो करण के भरोसे पर अपने फ्लैट की चाबी उसे सौंप कर जाती थी। आरोपी करण ने इसी का फायदा उठाकर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। मेरे वॉशरूम में रूम में कैमरे लगे हुए थे। वो सारा जो ये सब घर की देखरेख सारा काम जो है मकान मालिक का लड़का ही करता है और चाबी उसे ही दे के जाते थे। 2 बेटे हैं उनके, तो फिर बस वो बार बार मेरे वॉशरूम के डोर के पीछे पड़ा हुआ था, या तो बंद करके यूज किया करो या ऐसे। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।